साथियों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, आशा करता हूं कि आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा और आपको उसे पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो उसी कड़ी में आज मैं यहां आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 2। तो ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया। ठीक है साथियों, तो आज हम जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम कुछ समय रिवीजन करेंगे और इसके बाद में हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए सीधा हम हमारी क्लास पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सफलता बैच हम लेकर आए हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों भी MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से, क्योंकि यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो क्लासें हैं वो बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये जितनी भी परीक्षाएं मैंने बताई है उन सभी परीक्षाओं में हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पूछा जाता है। अगर हम बात करेंगे ऊपर की ये 3 परीक्षाएं, तो इन 3 परीक्षाओं में यहाँ हमें लगभग 35 से 40 प्रश्न हमें हर परीक्षा में मध्य प्रदेश जीके से देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भैया ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है और हम इस मध्य प्रदेश में जो हमारा आज का चैप्टर है, जो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा हम हमारे आज के इस चैप्टर में मध्य प्रदेश का गठन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने कल क्या देखा था? तो कल हमने ये देखा था कि भैया हमारे मध्य प्रदेश का वर्णन हमें महाजनपद काल से देखने को मिलता है, क्योंकि भारतवर्ष में 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से 2 महाजनपदों का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से था। ठीक है, जिसमें से कौन कौन से थे? तो दोस्तों एक था अवंती महाजनपद और दूसरा चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद में हमने देखा था कि भैया इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग उत्तर अवंती का जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दूसरा भाग दक्षिण अवंती का जिसकी राजधानी जो महेश्वर थी। ठीक है, और वहीं पर अगर हम चेदी महाजनपद की बात करेंगे तो चेदी महाजनपद में हम लोगों ने देखा था कि भैया ये बुंदेलखंड वाला, जो वर्तमान बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, उसका संबंध चेदी महाजनपद से था और इसकी राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी। और अगर इन दोनों के फेमस राजाओं की बात करें तो अवंतिका के लिए हमने राजा चंड प्रघोत की बात की थी, जो कि प्रघोत वंश से संबंधित थे, और चेदी वंश के लिए हमने महाभारत कालीन शिशुपाल के बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद में हमने देखा था कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भैया हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से, जिसमें जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। और भी हमने आगे देखा कि भैया हमारे इसका उज्जैन का संबंध सम्राट जो अशोक था, जो कि उस समय पर यहाँ का राज्यपाल हुआ करता था, उसका संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश से रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर गोंड हो गया, इसके बाद में मालवा सल्तनत हो गई। ठीक है, बुंदेला, बघेला, सिंधिया, होलकर और भी बड़े बड़े राजवंश हमारे यहाँ पर हुए। और फिर हमने ये देखा था कि हम हमारे मध्य प्रदेश को कुछ भागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भैया आज़ादी से पहले हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, आज़ादी के बाद यानी कि 1947 से 1956 की स्थिति हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 1956 से 2000, और उसके बाद हम देखते हैं वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनता है, और वर्ष 2000 से लेकर, चलिए साथियों तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि भैया आज़ादी से पहले हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही थी। तो उसमें हमने देखा था कि भैया हमने हमारी प्रशासनिक इकाइयों को 2 भागों में बांटा था, एक ब्रिटिश प्रांत, एक देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी और शाही प्रांत जो शाही शासन के अधीन थी, जिसमें हमने सीपी और बरार देखा था, और देसी रियासतों के उदाहरण हमने सिंधिया और होलकर रियासतों को देखा था।
चलिए, आगे हमने देखा था कि भैया स्वतंत्रता से पूर्व जो सीपी था उसका गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा, सीपी का गठन 1861 2 नवंबर 1861 को हुआ था। वहीं पर बरार का जो गठन है वो 24 अक्टूबर 1936 को हुआ था। कल थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, कल हमने 1931 लिख लिया था तो उसको 1936 कर लीजिएगा। फिर हमने देखा था इसकी राजधानी नागपुर थी और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी कहाँ पर था, नागपुर था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भैया भारत शासन अधिनियम 1947 आया, जिसके प्रभाव से भारत और पाकिस्तान नामक दो नए देशों का निर्माण हुआ। और अंग्रेजों ने यह भी कहा था कि भैया जो रियासतें, जो कि 662 रियासतें लगभग हुआ करती थी उस समय पर, उसमें से जो रियासतें भारत में जाना चाहे तो भारत में आ सकती है, पाकिस्तान में आना चाहे तो पाकिस्तान में आ सकती है और अपने हिसाब से स्वतंत्र भी रह सकती है। फिर हमने देखा था कि 559 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय कर गई थी, लेकिन 3 रियासतें भारत में या तो मिलना नहीं चाहती थी या स्वतंत्र रहना चाहती थी। फिर हमने उन 3 रियासतों के बारे में देखा था कि कौन कौन सी 3 रियासतें थी। तो पहली थी जूनागढ़ रियासत, दूसरी थी हैदराबाद और तीसरी थी कश्मीर रियासत। जिसमें हमने जूनागढ़ रियासत में देखा कि इसका विलय किस प्रकार से हुआ। तो जनमत संग्रह के आधार पर वर्ष 1948 20 फरवरी 1948 में हुआ और इसका जो शासक था वो कौन था, तो नवाब मोहम्मद खान जी इसका शासक था। फिर हैदराबाद को देखा जो पुलिस कार्रवाई के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा, इसका भारत संघ में विलय 17 सितंबर 1948 को हो गया था। फिर हमने देखा था कि कश्मीर, तो कश्मीर का विलय भारत में विलय पत्र के द्वारा किया गया था। और कश्मीर का शासक कौन था, तो याद रखिएगा हरि सिंह जो थे वो कश्मीर के उस समय पर राजा थे। और कारण क्या था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था और भारतीय सेना ने उसकी सहायता की थी। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो अभी तक हमने देखा वो हम पहले लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी उन चीज़ों को हमने समझा। हमारा दूसरा पॉइंट था जहाँ पर हमने देखा था कि भैया पहला तो हो गया आज़ादी से पहले और दूसरा जो हिस्सा था वो हो गया हमारा स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि 1948 नहीं 1947 सही है, ठीक है। 1947 से 1956 तक, ठीक है। तो 1947 से 1956 तक की स्थिति क्या रही, तो याद रखिएगा उस समय पर हमारे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया था, तो याद रखिएगा 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सा, एक था पार्ट ए, दूसरा था पार्ट बी और तीसरा था पार्ट सी, ठीक है। पार्ट ए का नाम रखा था सीपी और बरार, ठीक। पार्ट बी की बात करेंगे तो इस पार्ट बी का नाम रखा था मध्य भारत, ठीक। और पार्ट सी को हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते थे, ठीक। तो इन तीनों के तीनों भागों को हम समझेंगे और देखेंगे कि भैया हमारी क्या स्थिति रही। तो आगे बढ़ जाते हैं हम और हम शुरू करते हैं। हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है पार्ट ए। पार्ट ए जिसे हम किस नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा इसे हम सीपी और बरार के नाम से जानते थे। जिसमें हमने देखा था कि जो सेंट्रल प्रोविंस है उसका गठन 1861 में, जबकि बरार का गठन 1936 में किया गया था और इन दोनों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से मिलाकर सीपी और बरार कहा गया था। वहीं पर हम देखेंगे कि जो पार्ट ए है उसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा उसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और एक बात याद रखिएगा कि जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो जाएगा तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी कौन बनेंगे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल। याद रखिएगा ये पंडित रविशंकर शुक्ल आज़ादी से पहले जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला हिस्सा था उसके शिक्षा मंत्री भी रहे, जिस समय पर एलपी खरे सेंट्रल प्रोविंस के मुख्यमंत्री थे। उस समय पर पंडित रविशंकर शुक्ल इस भाग के शिक्षा मंत्री रहे थे, लेकिन बाद में उनके इस्तीफे के बाद ये उसके मुख्यमंत्री बन गए। वहीं पर अगर हम राज्यपाल की बात करेंगे तो हमारे उस समय पर जो राज्यपाल थे पार्ट ए के वो थे ई राघवेंद्र राव। राजधानी की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, नागपुर थी। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो 3 भाग हैं ये क्योंकि बहुत सारी स्वतंत्र रियासतें थी तो हमारा जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है ये टोटल 79 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, ठीक। तो उन 79 रियासतों में से 15 ऐसी रियासतें थी जो किस भाग में शामिल हो गई, तो याद रखिएगा ये हमारा पार्ट
ए वाले हिस्से में शामिल हो गई। अब पार्ट ए वाले हिस्से की बात करेंगे तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पार्ट ए है, अगर हम इस मैप में देखेंगे तो इस मैप में कुछ इस प्रकार से ये भोपाल वाला प्रांत तो हो जाएगा। इसके बाद ये वाला हिस्सा सीपी और बरार विंध्य प्रदेश, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर जिसमें छत्तीसगढ़ और भी बहुत सारे क्षेत्र शामिल होंगे, ये पार्ट ए कहलाएगा। ये पार्ट सी कहलाएगा जिसे हम विंध्य प्रदेश कहेंगे, और ये जो पश्चिम वाला इलाका है इसे हम पार्ट बी के नाम से जानेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पार्ट बी का, कि पार्ट बी में जो 15 रियासतें शामिल थी, और याद रखिएगा ये 15 रियासतें जब इसमें शामिल हो गई तो पार्ट ए में टोटल 22 जिले हुआ करते थे उस समय पर। जैसे आज के समय पर हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, उसी प्रकार से सीपी और बरार वाले क्षेत्र में 22 जिले हुआ करते थे। अगर हम उस समय की प्रमुख रियासतों की बात करेंगे कि कौन कौन सी रियासतें थी, तो उनमें से मुख्य रूप से हम देखते हैं कि सीपी और बरार वाला हिस्सा, विदर्भ वाला जो कि वर्तमान महाराष्ट्र वाले हिस्से में पड़ता है, महाकौशल जिसे आज के समय में हम जबलपुर के नाम से जानते हैं, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर हमारे पार्ट ए का गठन किया गया था। अब हम देखते हैं कि ये जो 15 रियासतें थी, इन 15 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो याद रखिएगा इन 15 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी बस्तर रियासत। और अगर हम इन तीनों भागों को देखेंगे कि तीनों भागों में सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो याद रखिएगा जो पार्ट ए है वो सबसे बड़ा भूभाग हुआ करता था। और अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में हमारे मध्य प्रदेश में इन 15 रियासतों में से ऐसी कोई सी रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, तो याद रखिएगा कि मकड़ाई रियासत, ठीक, मकड़ाई रियासत जो कि हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है। याद रखिएगा ये जो मकड़ाई रियासत है ये मध्य प्रदेश के वर्तमान हरदा जिले में शामिल थी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पार्ट ए की बात, जिसमें हमने क्या देखा कि पार्ट ए जिसका नाम क्या था, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार। इसके पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। राज्यपाल की बात करेंगे तो ई राघवेंद्र राव। राजधानी इसकी नागपुर थी। टोटल कितनी रियासतें शामिल हो गई टोटल 15 रियासतें इसमें शामिल हो गई। और कितने जिले थे, तो याद रखिएगा कुल 22 जिले इसमें शामिल थे। कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, तो सीपी और बरार, विदर्भ, महाकौशल, बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए का गठन किया गया, जिसमें हमने देखा कि सबसे बड़ी रियासत हमारी बस्तर रियासत हुआ करती थी, और यह क्षेत्र भूभाग या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग था। और मकड़ाई रियासत जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। तो आगे हम बढ़ते हैं और अगला हमारा जो भाग है वो है पार्ट बी, जिसे हम मध्य भारत के नाम से जानते हैं। आज के समय में अगर हम मध्य भारत की बात करेंगे तो मध्य भारत जो क्षेत्र है वो वर्तमान का पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला भाग, या जिसे हम मालवांचल और मालवांचल वाला क्षेत्र या निमाड़ वाला क्षेत्र कहते हैं, वो पार्ट बी के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि पार्ट बी के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा सेठ लीलाधर जोशी, जो कि हमारे पार्ट बी या मध्य भारत क्षेत्र के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उनके राज्यपाल की बात करेंगे तो तखतमल जैन, जो कि इसके पहले राज्यपाल थे, जो कि बाद में जब 1 नवंबर 1956 को इसका विलय मध्य प्रदेश में विलय करके इसको बना दिया जाता है मध्य प्रदेश को, तो उस समय पर तखतमल जैन ही इस भाग के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। अब चूंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो मध्य भारत क्षेत्र है यहाँ हमें 2 रियासत देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो थी सिंधिया, ठीक है, और दूसरी थी होलकर। और इन दोनों रियासतों का काफ़ी वर्चस्व हुआ करता था हमारे जो मालवांचल क्षेत्र है या मध्य भारत क्षेत्र में इसका था। तो उस समय पर यहाँ इसे 2 भागों में बांटा गया था और इसकी 2 राजधानियाँ हुआ करती थी। जैसे हमने पार्ट ए की राजधानी क्या पढ़ी, तो हमने पार्ट ए की राजधानी नागपुर को देखा। उसी प्रकार से अगर हम पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट बी में कितनी राजधानियाँ थीं, तो याद रखिएगा इसमें 2 राजधानियाँ थी, जिसमें शीतकालीन राजधानी ग्वालियर को बनाया गया था, जो कि लगभग 6.5 माह तक ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी। और ग्रीष्मकाल में इंदौर को उस समय राजधानी बनाया गया था, जो कि 5.5 माह
के समय अंतराल के लिए राजधानी रहती थी। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि पार्ट बी की कितनी राजधानियां थी, पहली ग्वालियर और दूसरी थी इंदौर। याद रखिएगा हमारा इंदौर पहले राजधानी भी रहा है, आज देश का सबसे स्वच्छ शहर है, तो हमें इसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखना है और हमें अगली बार वापस से नंबर 1 आना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस पार्ट बी में कुल कितनी रियासतें शामिल थी। तो टोटल 25 रियासतें मिलाकर पार्ट बी का गठन किया गया था और उसमें कुल जिलों की संख्या 16 हुआ करती थी। ठीक है, हम अगर बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी को हम मालवा यूनियन या मध्य भारत के नाम से भी जानते थे और 28 मई 1948 को इन 25 रियासतों को मिलाकर किसका गठन किया गया, तो याद रखिएगा मध्य भारत क्षेत्र का गठन किया गया। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पर 2 राजवंश हुआ करते थे। कौन कौन से 2 राजवंश हुआ करते थे, तो एक था सिंधिया राजवंश और दूसरा था होलकर राजवंश। तो सिंधिया राजवंश के जो उस समय के प्रमुख शासक थे या उस समय के जो राजा थे जीवाजी राव सिंधिया जी, उन्हें मध्य भारत क्षेत्र का राज प्रमुख बनाया गया था और होलकर रियासत के यशवंत राव होलकर सेकंड को पार्ट बी का उप राज प्रमुख बनाया गया था। तो पार्ट बी में हमने क्या देखा, सबसे पहला इसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो सेठ लीलाधर जोशी। इसके राज्यपाल की बात करेंगे तो तखतमल जैन। राजधानियां कितनी थी, तो 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए शीतकालीन राजधानी तो ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो इंदौर। कुल कितनी रियासतें शामिल थी, तो टोटल 15 रियासतें शामिल हुई जिन्हें 16 जिलों में शामिल किया गया या बांटा गया था। इसे मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका विलय कब हुआ, तो 28 मई 1948 को पार्ट बी का गठन किया गया। ठीक, और जिसके राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो जीवाजी राव सिंधिया जी को इसका राज प्रमुख बनाया गया और उप राज प्रमुख यशवंत राव होलकर सेकंड को बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 2 पार्ट पूरे हो गए हैं। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं और हमारा जो तीसरा पार्ट है वह है पार्ट सी, जिसे हम विंध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, विंध्य प्रदेश की बात करेंगे तो भैया इसमें हमने टोटल 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का गठन किया गया और इसका गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1948 को इस क्षेत्र का गठन एन.वी. गॉडगिल की अध्यक्षता में या के सानिध्य में इसका गठन किया गया था। तो याद रखिएगा एन.वी. गॉडगिल का संबंध पार्ट सी से हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब पार्ट सी का गठन किया गया तो इसमें मुख्यतः 2 रियासतों को, जिसमें हम देखते हैं कि बुंदेलखंड और बघेलखंड की कुछ रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का गठन किया गया था। ठीक है, बघेलखंड का कुछ हिस्सा हम पार्ट ए में भी पढ़ते हैं और कुछ हिस्सा हम पार्ट बी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात की जाए कि इसके मुख्यमंत्री कौन थे, चूंकि गठन के बाद इसका मुख्यमंत्री, तो हम मुख्यमंत्री को देखेंगे उससे पहले हम कुछ और चीज़ जानते हैं कि जब इसका गठन किया गया तो इस पार्ट सी का जो राज प्रमुख था वो किसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा महाराजा मार्तंड सिंह देव को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और चूंकि ये 2 बड़े बड़े क्षेत्रों को मिलाकर यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र को मिलाकर बनाया गया था, तो इसे भी हमने 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से 2 भाग, तो एक था बुंदेलखंड क्षेत्र और उसके मुख्यमंत्री किसको बना दिया गया था, तो याद रखिएगा कामता प्रसाद सक्सेना जी को बुंदेलखंड क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो नौगांव छतरपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों ये नौगांव जो नाम है इसे आप याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक टेम्परेचर वाला स्थान कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया, ठीक है, तो वो है नौगांव जो कि छतरपुर जिले में आता है। वहीं पर अगर हम बघेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जी को बघेलखंड क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था और इसकी राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा इनकी राजधानी रीवा थी। लेकिन फिर इन दोनों की जो संयुक्त सरकार है उसने इस्तीफा दिया और उसके बाद जो पार्ट सी के पहले मुख्यमंत्री बने उनका नाम था पंडित शंभुनाथ शुक्ल और मुख्य रूप से इसकी जो राजधानी थी वो क्या बनाई गई, तो रीवा बनाई गई। ठीक है, ये रीवा 2 बार टाइप हो गया है, तो रीवा इसकी राजधानी बनाई गई।
ठीक, तो हमने पार्ट सी के बारे में क्या देखा कि पार्ट सी जिसे हमने विंध्य प्रदेश के नाम से इसका गठन किया गया, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ल इसके मुख्यमंत्री थे। इसकी राजधानी क्या थी, रीवा थी। टोटल कितनी रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया, तो कुल 38 रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का गठन किया गया, जिसमें मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र को मिलाकर इसका गठन किया गया। कब किया गया, तो 4 अप्रैल 1948 को एन.वी. गॉडगिल द्वारा विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। और उस गठित विंध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा कुल जिलों की संख्या 8 थी। फिर हमने देखा कि इसके राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो इसके राज प्रमुख जो कि रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह थे, उन्हें इस विंध्य प्रदेश वाले क्षेत्र का राज प्रमुख बनाया गया था। और बुंदेलखंड क्षेत्र का मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना जी को बनाया गया था और उनकी राजधानी क्या थी, तो नौगांव छतरपुर था। और बघेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो उसके जो मुख्यमंत्री वो कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया था, जिसकी राजधानी रीवा थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं एक और क्षेत्र जिसे हम भोपाल के नाम से जानते हैं। ये वही भोपाल है जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इस भोपाल क्षेत्र को हमने किस भाग के अंतर्गत शामिल किया, तो याद रखिएगा ये पार्ट सी के अंतर्गत शामिल था। पहले क्या था कि जब हम देखते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो था स्वतंत्र हमारा जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र या आज़ाद हो गया, लेकिन भोपाल उस समय तक आज़ाद नहीं हुआ था। यहाँ पर जो राजा थे नवाब हमीदुल्ला खान, वो इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आंदोलन हुआ जिसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा प्रजामंडल आंदोलन। और इस प्रजामंडल आंदोलन के कारण, क्योंकि यहाँ की जनता चाहती थी कि भोपाल रियासत का विलय भारत में हो जाए, लेकिन नवाब इसे स्वतंत्र करना चाहते थे। लेकिन फिर हमारे तत्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और 1 जून, क्या है डेट, 1 जून 1949 को भोपाल का विलय हमारे भारत संघ में कर दिया गया। ठीक है, और भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर इसे अस्तित्व में लाया गया। कुल कितनी रियासतें शामिल थी, तो याद रखिएगा इसमें एकमात्र भोपाल रियासत शामिल थी। और उस भोपाल रियासत के अंतर्गत कितने जिले थे, तो 2 जिले थे। भोपाल और रायसेन को यहाँ पर जिलों की संख्या दी गई थी। याद रखिएगा कि जब हमारा भोपाल राजधानी बना था उस समय पर ये एक जिला नहीं था, इसका जिले का गठन बाद में किया जाता है, तो इसे हम आगे देखेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं कि भैया जो इसके पहले मुख्यमंत्री है वो कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 20 मार्च 1952 से 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे। याद रखिएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वही व्यक्ति है जिन्हें जो मध्य प्रदेश के निवासी होकर इन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ कि ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति का बनने का गौरव इन्हें प्राप्त हुआ, जो कि हम मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो यहाँ का राज प्रमुख नवाब हमीदुल्ला खान को बनाया गया। हमने देखा कि भाई हमारे जो भोपाल है ये स्वतंत्र कब हो गया था, तो 1 जून 1949 को स्वतंत्र हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री कब बने, तो मार्च 1952 में यहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री बने। तो उससे पहले इस क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलता था, तो इस समय पर यहाँ पर मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। और मुख्य आयुक्त किन्हें बनाया गया था, तो एन.वी. बनर्जी को यहाँ का मुख्य आयुक्त बनाया गया था, जिन्होंने 1949 से लेकर 1950 तक इसका शासन किया। और फिर बाद में 1952 में यहाँ पर चुनाव होते हैं और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि भैया अब धीरे धीरे क्या है कि हमारे यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थी और अब क्षेत्रीय रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो विभाजन था पूरे भारत का विभाजन 4 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इस प्रकार से इसे 4 भागों में बांट दिया गया था। जिससे क्या है
कि प्रशासन करने में बहुत परेशानियां आती थी, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में हम देखते हैं तो यहाँ पर अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है और उससे समझी भी जाती है। लेकिन अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करेंगे तो उस समय पर क्या था कि वहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, कहीं पर तेलुगु, कहीं पर तमिल, कहीं पर कन्नड़, तो इस प्रकार की मलयालम, इस प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती थी। तो इन्हें प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत परेशानियां होती थी। तो इसलिए क्या है कि दक्षिण भारत के इलाकों में अब ये मांग उठने लगी कि भैया हमारे जो राज्य है उनका गठन हमारी भाषा के आधार पर किया जाए, यानी कि अगर कोई तेलुगु भाषी व्यक्ति है तो तेलुगु भाषियों का एक अलग, अगर तमिल है तो तमिलों का अलग, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को बांट दिया जाए। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा या तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आयोग का गठन किया, जिसे हम एस के धर आयोग के नाम से जानते हैं। और इसका गठन कब किया गया था तो याद रखिएगा, जून 1948 को इसका गठन किया गया। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत का जो विभाजन है या भारत का जो गठन है उसे हम भाषाई आधार पर नहीं बांट सकते, ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट देकर इसे पूरी तरह नकार दिया। और इसी रिपोर्ट की जांच के लिए वापस से एक समिति बनाई गई, जिस समिति को हम जेवीपी समिति के नाम से जानते हैं। और दिसंबर 1948 में इस समिति का गठन हुआ और अप्रैल 1949 में इस समिति के द्वारा क्या किया गया तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इन्होंने भी एस के धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसे सही माना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जेवीपी का मतलब क्या होता है। तो जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जे का मतलब होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वी हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब हो गया पट्टाभी सीतारमैया। तो इन तीन लोगों की या 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी का क्या काम था तो याद रखिएगा, इसका काम था एस के धर आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की जांच करना, ठीक। एस के धर आयोग का गठन क्यों किया गया तो याद रखिएगा, इसका गठन राज्यों का भाषाई आधार पर गठन की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि जब इन्होंने नकार दिया तो फिर क्या स्थिति आई। तो दक्षिण भारत में उग्र आंदोलन स्टार्ट हो गए और वो आंदोलन इतने उग्र हो गए कि भैया उस समय पर वहां पर एक बड़े नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के गठन के लिए 58 दिन की भूख हड़ताल की। और क्या हुआ कि जब 58 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की तो उस 58 दिन की भूख हड़ताल में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस कारण से दक्षिण भारत के लोग बहुत उग्र हो गए और वहाँ पर दंगे होने स्टार्ट हो गए, कहीं पर आगजनी स्टार्ट हो गई, जिसके कारण भारत सरकार को ना चाहते हुए भी भारत का ऐसा पहला राज्य का गठन करना पड़ा, जिसका गठन किस आधार पर हुआ तो याद रखिएगा, भाषाई आधार पर गठन हुआ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में और व्यापम की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका गठन किस आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ। सॉरी। और कौन सी भाषा के आधार पर हुआ तो याद रखिएगा, तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया, ठीक है। अब जब एक राज्य का गठन हो गया तो भारत सरकार के सामने अब ये चुनौती आ गई कि भैया अब हमें और भी राज्यों का गठन करना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। या चूंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, फजल अली आयोग के नाम से। इसका गठन कब किया गया तो याद रखिएगा, दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया। कौन से आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। यह इसका एक और नाम क्या है तो फजल अली आयोग इसका एक और नाम है। इसके अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। अगर पूछ लिया जाए राज्य पुनर्गठन आयोग कितना सदस्य था तो याद रखिएगा, ये
3 सदस्यीय आयोग था। कौन कौन से थे इसके सदस्य? तो पहला सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। तो इन तीनों सदस्यों का कार्य सौंपा गया कि भैया अब बताइए हम भाषा के आधार पर हमारे भारत को कितने राज्यों में बांट सकते हैं। तो इन्होंने दिसंबर वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट जारी की और इसी के तहत हमारे भारत के संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? वर्ष 1956 में। और हम देखते हैं कि हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। याद रखिएगा, जब ये 14 राज्यों का गठन हुआ तो इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य हमारा मध्य प्रदेश भी था, जिसका गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा, इसका गठन 1 नवंबर वर्ष 1956 को किया गया। अगर हमसे पूछ लें कि मध्य प्रदेश का गठन किस आधार पर किया गया, तो याद रखिएगा इसका गठन भाषाई आधार पर किया गया। और कौन सी भाषा के आधार पर? तो चूंकि हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर हुआ? तो हिंदी भाषा के आधार पर हो रहा। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वह पहला राज्य कौन सा है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ, तो आंध्र प्रदेश कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा के आधार पर। और इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? तो अब इसकी राजधानी नागपुर से बदलकर क्या कर दी गई? भोपाल। क्यों कर दी गई, इसे हम आगे समझेंगे। क्यों? क्योंकि पहले राजधानी नागपुर थी। क्योंकि इसका नाम भाषाई आधार पर किया गया। तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भाग थे जहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती थी, तो उन जिलों को या उन क्षेत्रों को हमने मराठी भाषी राज्य में, जिसे हम आज के समय में महाराष्ट्र और उस समय पर मुंबई प्रांत के नाम से जानते थे, उसमें हमने शामिल कर दिया। लेकिन याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1956 को जब भोपाल को इसकी राजधानी बनाई गई, तो ये सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, ना कि ये एक जिला था। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी का बनाने का सजेशन किस शहर को दिया गया था, तो याद रखिएगा जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए प्रस्तावित किया गया। लेकिन फिर बाद में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारे इन क्या परिवर्तन किया गया, क्योंकि भाषा के आधार पर क्या क्या हमारे यहाँ पर चेंजेस किए गए। तो हम सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए में क्या चेंज किया गया। तो पार्ट ए में हम देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर 8 ऐसे जिले थे जहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मराठी भाषा बोली जाती थी। कौन कौन से? बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, भंडारा, चांदा, नागपुर। इन सभी 8 मराठा भाषी जिलों को उस समय के मुंबई प्रांत में, जिसे आज के समय हम किस नाम से जानते हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के नाम से जानते हैं, तो उसमें इसे मिला दिया गया और शेष भाग को पार्ट ए का ही हिस्सा बना रहने दिया गया। तो पार्ट ए में हमने क्या चेंज किया? तो पार्ट ए में हमने 8 मराठा भाषी जिले, जिसमें हम देखते हैं कि बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, भंडारा, चांदा और नागपुर को हमने किसको दे दिया? तो मुंबई प्रांत को या महाराष्ट्र को दे दिया। और बचा हुआ जितना भी हिस्सा था उसे हमने हमारे मध्य प्रदेश में ही रखा और मध्य प्रदेश का गठन किया। वहीं पर हम देखते हैं कि पार्ट बी, जिसे हम किस नाम से जानते थे? तो मध्य भारत के नाम से। पार्ट ए सीपी और बरार, पार्ट बी मध्य भारत। तो पार्ट बी में हमने क्या परिवर्तन किया? तो पार्ट बी में जो मध्य प्रदेश से सीमावर्ती जो जिला है, जिसे हम कोटा जिले के नाम से जानते हैं, तो इस कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हमने हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल कर लिया। और वहीं पर हम देखते हैं कि मंदसौर जिले का जो भानपुरा तहसील है, उसका एक सुनहल टप्पा। देखिए याद रखिएगा, पूरी भानपुरा तहसील हमने, मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है, उसको पूरा हमने राजस्थान को नहीं दिया, लेकिन राजस्थान से हमने क्या ले लिया? तो पूरी की पूरी सिरोंज तहसील ले ली, जिसे हमने किस जिले में मिलाया? तो इसे हमने विदिशा जिले में मिलाया। और हमने क्या दिया? तो हमने हमारे मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील का एक सुनहल टप्पा को छोड़कर बाकी जो शेष भाग था उसे किस में शामिल कर लिया? तो हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया।
ठीक है। पार्ट सी की बात करेंगे तो पार्ट सी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया और पूरा का पूरा जो पार्ट सी था उसे हमने मिला लिया। और चूंकि भोपाल राज्य तो हमने हमारे यहाँ पर मिला ही लिया था, उसे ही तो हमने हमारी क्या बनाई, तो उसे हमने हमारी राजधानी बनाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति क्या हो गई, तो उस समय पर मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले और 8 संभाग हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके आगे का हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद। और आप लोगों को अगर ये सीरीज पसंद आती है तो आप इसे अपने स्टेटस पर शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस फ्री मध्य प्रदेश की सफलता बेच जो सीरीज हमने चलाई है उसका लाभ उठा सकें। ठीक है। और आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट्स के द्वारा बताएं और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।